India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वन रैंक वन पेंशन मामले में बकाया भुगतान अब केंद्र को 3 चरणों में करना होगा। फैमिली पेंशनर्स और शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 30 अप्रैल 2023 तक भुगतान। केंद्र के सीलबंद लिफाफे में जवाब देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया ऐतराज, कहा हम करेंगे चलन को खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी हाई कोर्ट 3 महीनों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करें। सभी रजिस्ट्रार जनरल संबंधित मुख्य न्यायाधीश से ले निर्देश। 17 साल बाद भी पोर्टल नहीं होना उचित नहीं। उड़ान के दौरान फ्लाइट में दुर्व्यवहार मामले में पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। यात्री दुर्व्यवहार से निपटने के लिए दिशा निर्देश की उठाई मांग। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ी। सीबीआई ने हिरासत बढ़ाने पर दी दलील, कहा मामले में जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सभी पात्रों को 3 चरणों में भुगतान करने का निर्देश दिया है। पारिवारिक पेंशनरों और सेनाओं के वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य कर्मियों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश है। बाकी 11 लाख लोगों को 3 समान किश्तों में बकाया का भुगतान किया जाएगा। इन सभी को 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को बराबर किश्तों में वन रैंक वन पेंशन के बकाये का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र के जवाब को सीलबंद कवर में लेने से मना करते हुए कहा कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और अदालत अब इस चलन को खत्म करेगा।
ओआरओपी के लिए योग्य नहीं हैं। जिन पेंशन भोगियों को ओआरओपी पेंशन का भुगतान किया जाना है, उनकी कुल संख्या 21 लाख पेंशन भोगियों की श्रेणी में आती है। 21 लाख में से फैमिली पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित 6 लाख पेंशनरों को संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए केंद्र ने वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इस तरह का एक पोर्टल स्थापित कर लिया है, लेकिन अभी तक सभी राज्यों की तरफ से पोर्टल स्थापित करने पर समुचित पहल नहीं की गई है। महज 18 राज्यों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं और केवल कुछ ही उच्च न्यायालयों के पास ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है, जबकि आदेश पारित हुए 17 साल हो चुके हैं। सिर्फ दिल्ली, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हाईकोर्ट ने वेबसाइट स्थापित की है। देश के सभी हाई कोर्ट में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमारा विचार है देश के सभी हाई कोर्ट्स को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करना चाहिए। बेंच ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को जिला न्यायपालिका के लिए ऐसे पोर्टलों की स्थापना के लिए अपने संबंधित मुख्य न्यायाधीशों से निर्देश देने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसे हमने शुरू कर दिया है। सभी हाई कोर्ट से कहा, आप अपने आरटीआई पोर्टल क्यों नहीं स्थापित करते। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा, आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के 17 साल बाद भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का नहीं होना उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 18 राज्यों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। इसके अलावा न्यायालय ने ये भी कहा कि केवल कुछ ही उच्च न्यायालयों के पास ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है। दिल्ली, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उच्च न्यायालयों ने आरटीआई के लिए वेबसाइट स्थापित की है। कर्नाटक राज्य सरकार के पोर्टल का उपयोग करता है। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करने का अधिकार है। आरटीआई आवेदक के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेजने का वैधानिक अधिकार है और ऑनलाइन सुविधाएं आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों को काफी हद तक आसान कर देंगी। आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 17 राज्यों ने अपना जवाब दाखिल किया है। कुछ राज्यों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है, वहीं कुछ राज्य इसकी प्रक्रिया में हैं। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर को शीर्ष अदालत के बारे में सभी जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने में लोगों की मदद के लिहाज से एक पोर्टल की शुरुआत की थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ को एनजीओ प्रवासी लीगल सेल ने सूचित किया कि 25 में से केवल 9 उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने की याचिका पर जवाब दिए हैं। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा कि ऑनलाइन सुविधाओं की कमी से लोगों को परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि उन्हें आरटीआई कानून के तहत सूचना पाने के लिए आवेदन दायर करने के लिहाज से उच्च न्यायालय जाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी हो गया है। केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने बीजेपी नेता की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला लिया है। राम सेतु, जिसे आदम के पुल के रूप में भी जाना जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से पनबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर से बना एक पुल है। स्वामी की याचिका इसे पौराणिक राम के जमाने का पुल मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ये याचिका बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। स्वामी ने कहा था, सरकार ने अभी तक इस मसले पर कोई फैसला नहीं लिया है, वो 9 साल से इसे टाल रही है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर स्वामी चाहे तो सरकार को एक अभ्यावेदन दे। अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भी कहा था और स्वामी को असंतुष्ट होने पर फिर से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी और इस मुद्दे पर उनके अंतरिम आवेदन का निपटारा कर दिया था।
इससे पहले 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस साल जनवरी में सीजेआई DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि हम इस पर जल्द सुनवाई करेंगे। इससे पहले 19 जनवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया पर संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले साल 22 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था कि भारतीय सैटेलाइट्स को राम सेतु की उत्पत्ति से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। जितेंद्र ने कहा था कि भारतीय सैटेलाइट ने राम सेतु की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली हैं, हालांकि इनमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। आइए बताते हैं कि क्या है राम सेतु, जिसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज या आदम का पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील है। ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है, जिससे यहाँ बड़ी नावें और जहाज चलाने में खासी दिक्कत आती है। कहा जाता है कि 15 शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया, जिसके बाद ये पुल समुद्र में डूब गया। 1993 में नासा ने इस राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिसमें इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था। सरकार ने संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। जितेंद्र सिंह ने जनवरी 2023 में भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल का जवाब में कहा था, जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर ये दावा नहीं कर सकते कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। एयर इंडिया फ्लाइट में महिला से दुर्व्यवहार मामले में पीड़ित की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में DGCA और एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटनाओं से निपटने के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य SOP और नियमों को निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा पीड़िता ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शराब परोसने की सीमा निर्धारित करने की मांग करते हुए घटना की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की भी मांग अपनी याचिका में की गई है। पीड़ित 72 वर्षीय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और DGCA और एयरलाइन कंपनियों को बोर्ड पर यात्रियों के कदाचार की घटनाओं से निपटने के लिए SOP और नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केबिन क्रू मेंबर्स ने उस पर पेशाब करने वाले यात्री के साथ समझौता करने के लिए उसे मजबूर किया और DGCA उसकी देखभाल और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने में विफल रहा। याचिका में कहा गया कि केबिन क्रू ने शुरू में याचिकाकर्ता को उसी सीट पर बैठने के लिए कहा जो गीली थी। याचिकाकर्ता को बताया गया कि पायलट इन कमांड ने याचिकाकर्ता के लिए नई सीट के उपयोग को मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि पायलट सो रहा है। इसमें कहा गया है कि जहां DGCA के केबिन सेफ्टी सर्कुलर में एयरलाइन को यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार की ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट DGCA को देने और अतिरिक्त रूप से एक लिखित रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है, पायलट इन कमांड के साथ केबिन क्रू घटना के संबंध में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सतर्क करने में विफल रहा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद, नागपुर और गोवा में उसकी सभी बेंचों में सुनवाई के स्थायी हाइब्रिड मोड को अपनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है और उसने याचिकाकर्ता को ऐसा करने की स्वतंत्रता दी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, इसे लेकर हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट का रुख करें। पीठ ने तब याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका के अनुसार वर्चुअल सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत न्याय तक पहुंच के अधिकार को प्रोत्साहित करेगी। याचिका में कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में हाइब्रिड प्रकार की सुनवाई की अनुपस्थिति के कारण अदालत में उपस्थित होने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक वादी को उस शहर में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है जहां
रिपीट है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि कई बार भले ही मामले को एक विशिष्ट दिन पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया हो, लेकिन कुछ कारणों से मामला सूचीबद्ध नहीं होता और इस प्रकार जिस वादी ने पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाई थी उसे असहज स्थिति में छोड़ दिया जाता है। पारदर्शिता के कारणों का हवाला देते हुए मामलों की लंबिता में कमी और न्याय तक पहुंच याचिका में उड़ीसा हाईकोर्ट का उदाहरण दिया गया था और कहा गया था कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के 10 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट का उद्घाटन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था। माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंचों का संचालन अब उड़ीसा के 10 जिलों में किया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर दर्ज सभी एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 20 मार्च को यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया। साथ ही उन्हें लखनऊ की कोर्ट में नियमित जमानत का आवेदन देने के लिए कहा है। खेड़ा पर असम में 1 और यूपी में 2 समेत कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। असम पुलिस ने 23 फरवरी को उनके दिल्ली में गिरफ्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से अपने बयान पर माफी मांगी गई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तारी वाले दिन ही अंतरिम जमानत मिल गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेवी पारदीवाला की बेंच मामले को सुनेगी और पिछली बार खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी थी। खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए यूपी और असम की सरकारों ने कहा था कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर अब भी इसी निचले स्तर पर कायम है। खेड़ा के खिलाफ 17 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। असम पुलिस की सूचना पर 23 फरवरी को नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से खेड़ा को गिरफ्तार किया गया था। इधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बीजेपी को भी राजनीतिक दलों को धार्मिक नामों और प्रतीकों से रोकने की मांग वाली याचिका में प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का प्रतीक कमल एक धार्मिक प्रतीक है। मुस्लिम लीग ने कहा कि कमल हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा धार्मिक प्रतीक है। मुस्लिम लीग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ को बताया, हमने भारतीय जनता पार्टी सहित कई पार्टियों को शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। भाजपा का प्रतीक कमल है, जो एक धार्मिक प्रतीक है। मुस्लिम लीग ने मामले में उत्तरदाताओं के रूप में शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू सेना, हिंदू महासभा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस्लाम पार्टी हिंद आदि जैसे 26 अन्य दलों की भी शामिल करने की मांग की। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जनहित याचिका में केवल 2 पक्षों आईयूएमएल और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। पिछली सुनवाइयों पर न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता को अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि याचिका विचार योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और इसीलिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। दिल्ली नई आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के केस में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया को ईडी कस्टडी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सिसोदिया को सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वर्चुअल हियरिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि मामले में जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोट किया कि सिसोदिया अभी ईडी कस्टडी में हैं। सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले के केंद्र में यही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई
तुक नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की 7 दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल 4 लोगों से कराया गया। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहां वो दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है। स्वयंभू शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच का मामला, कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम मौका। सुनवाई 5 अप्रैल को विधिवत संवाददाता प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी वाराणसी परिसर में सर्वे के दौरान दिखे कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका पर भारतीय विभाग को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 अप्रैल नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है। याची अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोर्ट ने पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है, क्योंकि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। कोर्ट ने जवाब मांगा था, किंतु जवाब दाखिल नहीं हो सका। कोर्ट ने कई बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने एएसआई से आज फिर पूछा कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है। 16 मई 2022 की कमीशन कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल वाद जिला अदालत वाराणसी ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ऐसे में सिविल कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। जिला जज वाराणसी के 14 अक्टूबर 2022 को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से ये सिविल रिवीजन दाखिल की गई। अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.